नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारतीय शास्त्रीय संगीत की गहराइयों में गोता लगाने वाले हैं। बिल्कुल। और हम मिलकर ये डिकोड करेंगे कि कैसे इसकी दो सबसे बड़ी परंपराएं सुनने वालों के साथ एक ऐसा जादुई और प्रगाढ़ भावनात्मक रिश्ता जोड़ लेती हैं जो सीधे दिल में उतर जाता है। शुरुआत करते हैं कुमार और डाउनी के इस बेहतरीन कोट से। उनका मानना है कि संगीत महज कोई परफॉर्मेंस या प्रस्तुति नहीं है, बल्कि ये तो परफॉर्मर और ऑडियंस के बीच एक बेहद गहरा संवाद है। एकदम सही। और यही विचार हमारे आज के इस पूरे विश्लेषण की नींव है। मतलब संगीत सिर्फ सुर ताल के कड़े नियमों का पुलिंदा नहीं है, बल्कि ये एक जीती जागती बातचीत करने वाली भाषा है। तो चलिए जल्दी से आज की हमारी रूपरेखा देख लेते हैं। 1. ध्वनि की जड़ें। 2. राग और ताल की व्याख्या। 3. महान संगीत विभाजन। 4. हिंदुस्तानी संगीत का व्यक्तिगत संवाद। 5. कर्नाटक संगीत की सामूहिक भक्ति। और अंत में 6. 2 रास्ते, एक आत्मा। चलिए फिर बिना किसी देरी के सीधे इस सफर पर निकलते हैं। भाग 1, ध्वनि की जड़ें और इसकी प्राचीन नींव। सबसे पहले हमें उन साझा और बहुत पुरानी जड़ों को समझना होगा जहां से भारतीय शास्त्रीय संगीत की असल शुरुआत हुई थी। इस टाइमलाइन पर गौर करें। ये विकास यात्रा वाकई कितनी अद्भुत है ना। लगभग 1000 ईसा पूर्व में सामवेद से भजनों को एक सुरीले ढांचे में ढालने की शुरुआत हुई थी। हाँ, और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच नाट्य शास्त्र जैसे महान ग्रंथ का संकलन हुआ और आगे चलकर 1230 ईस्वी के आसपास संगीत रत्नाकर आया, जिसने इन सभी नियमों और सुरों को एक पक्के व्यवस्थित रूप में पिरो दिया। भाग 2, राग और ताल की व्याख्या, तंत्र को समझना। अब आते हैं संगीत की उस बुनियादी मैकेनिकल भाषा पर जो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में एक समान है। सबसे पहले बात करते हैं राग की। राग को समझना बड़ा ही दिलचस्प है। ये कोई आम सी धुन या सिर्फ एक स्केल नहीं है। बिल्कुल नहीं। इसे एक पेंटर के रंगों वाले पैलेट या रंग पटल की तरह सोचिए। कलाकार इन सुरों के पैलेट का इस्तेमाल करके एक खास माहौल या कहें तो एक रस पैदा करता है जो सीधे हमारी भावनाओं से जुड़ता है। और फिर है ताल। जब हम ताल की बात करते हैं तो ये वेस्टर्न म्यूजिक की किसी एकदम कड़क और फिक्स बीट की तरह काम नहीं करता। सही कहा। ताल दरअसल एक चक्रीय या साइक्लिक समय का पैमाना है। यह संगीत को एक तरह से सांस लेने की जगह देता है। यह रिथमिक इम्प्रोवाइजेशन के लिए एक बहुत ही लचीले समय के कैनवस की तरह काम करता है। अब जरा इन वाद्य यंत्रों को देखिए। आप इनमें से कई को तुरंत पहचान लेंगे। हिंदुस्तानी संगीत में मुख्य रूप से सितार, सरोद, तानपुरा और तबला या पखावज का इस्तेमाल होता है। और दूसरी तरफ कर्नाटक संगीत में वीणा, तंबूरा, वायलिन के साथ साथ मृदंगम और घटम जैसे वाद्य यंत्र अपनी खास भूमिका निभाते हैं। परंपरा के हिसाब से इनका काम और अंदाज एकदम बदल जाता है। भाग 3, महान संगीत विभाजन, एक ऐतिहासिक बंटवारा। अब हम इतिहास के उस टर्निंग पॉइंट पर आते हैं जहां से एक ही संगीत प्रणाली दो बेहद खूबसूरत लेकिन अलग रास्तों पर निकल पड़ी। और ये बंटवारा हुआ 16वीं शताब्दी में। जी हाँ, दिल्ली सल्तनत के दौर में हुए बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलावों की वजह से इन्हीं बदलावों ने उत्तर और दक्षिण की संगीत परंपराओं को औपचारिक रूप से एक दूसरे से अलग कर दिया। उत्तर भारत में हिंदुस्तानी संगीत पर फारसी और अरब संस्कृति का गहरा रंग चढ़ा। मुगल दरबारों में तानसेन जैसे दिग्गजों की देखरेख में ये शैली खूब फली फूली। यहाँ व्यक्तिगत कला और तकनीकी बारीकियों को बहुत बढ़ावा मिला। और इसके ठीक उलट दक्षिण भारत में कर्नाटक संगीत विजयनगर साम्राज्य के दौरान अपनी स्थानीय जड़ों से जुड़ा रहा। पुरंदर दास जैसी महान हस्तियों और भक्ति आंदोलन के असर से ये संगीत मंदिरों और आध्यात्मिक भक्ति के साथ गहराई से घुल मिल गया। भाग 4, हिंदुस्तानी संगीत में व्यक्तिगत संवाद। चलिए अब जरा हिंदुस्तानी परंपरा की गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे ये एक बहुत ही व्यक्तिगत और करीबी संवाद पैदा करता है। होस्ट 1, तो हिंदुस्तानी शैली का एक बहुत ही रोमांचक हिस्सा है जुगलबंदी। ये महज कोई साथ में दिया गया परफॉर्मेंस नहीं है। अरे बिल्कुल नहीं। ये तो गायक और वाद्य यंत्र बजाने वाले के बीच एक बहुत ही जीवंत म्यूजिकल बहस की तरह है, जैसे वो सुरों के जरिए एक दूसरे से सवाल जवाब कर रहे हों। एकदम स्फूर्तिदायक। और इस जुगलबंदी का जो असली जादू है ना, वो बैठक में महसूस होता है।
एकदम सही। बैठकें बहुत ही छोटी और आत्मीय सभाएं होती हैं। इसमें दर्शक और कलाकार इतने करीब बैठते हैं कि वो सीधे आंखों में देखकर एक दूसरे की ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। ये नज़दीकी कलाकार को खुलकर नए जोखिम उठाने और भावनाओं में बहने की पूरी आज़ादी देती है। शर्मा का 2016 का ये कोट इस पूरी भावना को बेहतरीन तरीके से समेटता है। वो इसे एक गतिशील संवाद कहते हैं, जिसमें लय और राग एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। यही तो हिंदुस्तानी परफॉर्मेंस की असली जान है। ये पूरी तरह से एक व्यक्तिगत कला का जश्न है, जहां हर प्रस्तुति अपने आप में एक अनोखी बातचीत बन जाती है। भाग 5 कर्नाटक संगीत और सामूहिक भक्ति। अब चलते हैं दक्षिण की ओर और देखते हैं कि वहां आत्मीयता ने कैसे एक अधिक संरचित और सामूहिक रूप ले लिया। उत्तर की उस कॉम्पिटिटिव बहस से अलग कर्नाटक संगीत में हमें रागम, तानम, पल्लवी का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसमें एक कमाल का सहजा सामंजस्य होता है। यहाँ वायोलिन और मृदंगम गायक से कोई होड़ नहीं लगाते, बल्कि वो एक टीम की तरह उसे पूरी तरह सपोर्ट करते हैं और साथ मिलकर संगीत की खूबसूरत परतें बुनते हैं। होस्ट 1 का ये अध्ययन इस बात को और साफ कर देता है कि कर्नाटक संगीत का मुख्य उद्देश्य क्या है। बिल्कुल, यहाँ फोकस किसी एक व्यक्ति की कला या उसके अहंकार पर नहीं है। ये तो एक सामूहिक आध्यात्मिक भक्ति है, जिसका अनुभव अक्सर बड़े बड़े मंदिर उत्सवों में सब लोग एक साथ मिलकर करते हैं। भाग 6 2 रास्ते, एक आत्मा, एक तुलनात्मक संश्लेषण। दोनों पहलुओं को समझने के बाद अब वक्त है इन्हें एक साथ रखकर देखने का, ताकि पूरी तस्वीर एकदम साफ हो सके। इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये कितनी खूबसूरती से दोनों की तुलना करता है। एक तरफ हिंदुस्तानी संगीत है जो बैठकों में जुगलबंदी और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है, और दूसरी तरफ कर्नाटक संगीत है जो संरचित रचनाओं और मंदिर उत्सवों की अनुशासित भक्ति से अपनी पहचान बनाता है। उत्तर की आज़ादी और दक्षिण का अनुशासन, ये दोनों मिलकर एक बेहतरीन संतुलन बनाते हैं। स्क्रीन पर दिख रहा ये अकादमिक अध्ययन भी इसी बात को साबित करता है। इतिहास और सामाजिक सफर अलग होने के बावजूद इन दोनों ही परंपराओं ने हमारी भावनाओं को छूने और एक गहरा रिश्ता जोड़ने की कला में पूरे तरह से महारत हासिल कर ली है। मतलब रास्ते भले ही दो हों, लेकिन मंजिल एक ही है। तो इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है। आज की इस तेज तरार डिजिटल दुनिया में क्या हम बैठक के उस नज़दीकी व्यक्तिगत संवाद को ढूंढ रहे हैं, या फिर किसी भव्य मंदिर उत्सव जैसी सामूहिक आध्यात्मिकता को? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको जरूर विचार करना चाहिए।